गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है हेल्थ फिजिक्स, जो कि हमारी बुशांग में चैप्टर नंबर 35 है। ओके, तो इसकी हम सारी डिटेल देखेंगे। तो सारा ये मटेरियल बुशांग से ही लिया गया है, तो उसी के ये नोट्स हैं जो कि आपने अच्छे से पढ़ने हैं। तो हमें क्या होता है कि जो रेडिएशन होती है वो हमें कॉज करती है हार्मफुल इफ़ेक्ट बहुत, मतलब जहाँ हम रेडिएशन के साथ कुछ कुछ हमें बेनिफिट भी है उसके, जैसे कि हम उसे एक्स-रे सिटी में यूज़ करते हैं, तो वही रेडिएशन हमें बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी देता है। तो उसे हम पढ़ेंगे कि उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो रेडिएशन एक्सपोज़र से हमें फर्स्ट अमेरिकन फर्टिलिटी देखी गई थी, वो थी थॉमसन एडिसन के असिस्टेंट क्लारेंस डॉली की। ठीक है, जो मतलब फर्स्ट अमेरिकन फर्टिलिटी, फर्स्ट डेथ थी जो इसी पर्सन की हुई थी। उसके बाद हमारे आते हैं 3 मेन कार्डिनल प्रिंसिपल। ओके, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल में आते हैं हमारे TDS। सबसे पहले टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। इसे कैसे कैसे, मतलब कितना रखना है, कितना नहीं रखना, किस तरह से यूज़ करना है, इसके यूज़ करने से ही हमें पता चलता, मतलब हम अपने रेडिएशन एक्सपोज़र को भी कम कर सकते हैं इन 3 चीज़ों को यूज़ करके। टाइम को, डिस्टेंस को और शील्डिंग बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है जो शील्डिंग। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल हमारी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, और कुछ कुछ इन तीनों को तो यूज़ करना ही करना है। और उसके बाद हमारी डोज लिमिट्स भी आती हैं। डोज लिमिट्स मतलब कि अगर उस डोज से ज़्यादा एक्सपोज़र लग गया तो वो हमें कोई ना कोई इफ़ेक्ट शो करेगा ही। तो इसीलिए बहुत सारी फैकल्टीज़ ने मिलकर डोज लिमिट सेट कर दी हर एक ऑर्गन के लिए, मतलब हर एक टाइप ऑफ पीपल्स के लिए। ठीक है, मतलब कुछ कुछ डोज लिमिट्स को सेट कर दिया। तो फर्स्ट डोज लिमिट रिकमेंडेशन में बनाई गई थी, वो 1931 में बनाई गई थी। ओके, तो इसके बाद आज की डेट में हम NCRP की रिकमेंडेशन डोज लिमिट को हम ना यूज़ करते हैं। NCRP की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। ठीक है, और ये लगातार कंटिन्यूसली रिव्यू होती रहती हैं। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ फिजिक्स। व्हाट इज़ हेल्थ फिजिक्स? तो ये क्या है? कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन। मतलब ये हेल्थ फिजिक्स किसके साथ कंसर्न करेगा कि ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं हम, जैसे कि रेडियोग्राफर जो कि रेडिएशन फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको उनकी प्रोटेक्शन के साथ हम बातचीत करते हैं। मतलब कि उनको क्या क्या मेजरमेंट देनी चाहिए, क्या क्या उनकी डोज लिमिट होनी चाहिए। ओके, और मिनिमाइजिंग रेडिएशन डोज टू द पब्लिक। एक तो इसने ऑक्यूपेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन में ध्यान देना है, और दूसरा ये क्या करेगा, पब्लिक की भी डोज लिमिट को कम से कम होनी चाहिए। हेल्थ फिजिक्स हमें इसके बारे में बताता है। तो और उसके बाद हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हम ड्यूरिंग रेडियोग्राफी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है अलारा। दिस इज़ अलारा। इसकी फुल फॉर्म है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। इट मीन्स कि हमने कम से कम रेडिएशन यूज़ करनी है ताकि हमारा गुड रेडियोग्राफिक इमेज भी हमें मिल जाए, बट हमारे पेशेंट को जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो भी कम लगे। एज लो एज, जितना कम हो सके उतना ही हमें अचीव करना है। रीजनेबल अचीवेबल मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्सपोजर लेना है, कोई एक्स्ट्रा हमें पेशेंट को अननेसेसरी डोज है जो नहीं देनी। उसके बाद जो हमारे रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट। जो स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट है ये मतलब क्या शो करेगा, एल का अब यहाँ पर मतलब आ गया कि लीनियर नॉन थ्रेशोल्ड। एक तो ये लीनियर होगा कि जैसे जैसे हमें ज़्यादा ज़्यादा डोज लगती जाएगी वैसे वैसे हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक तो ये लीनियर है, और ऊपर से ये नॉन थ्रेशोल्ड है। नॉन थ्रेशोल्ड का मतलब आ गया कि इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं लगेगी, कि जैसे अगर इतनी, मतलब कोई जैसे हम मान लो कि डोज लिमिट नहीं होगी इसमें, कि अगर इफ़ेक्ट करने को तो वो छोटी सी रेडिएशन भी हमें इफ़ेक्ट कर जाएगी, और अगर ज़्यादा लग गई वो तो इफ़ेक्ट करती ही करती है। मतलब इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, और उससे होते हैं स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट। स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट जैसे ये एक तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हमें कैंसर हो गया, कोई भी जेनेटिक इफ़ेक्ट हो गया, कोई भी ल्यूकीमिया भी इसके अंडर ही आता है।
मतलब स्टोकास्टिक इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं अलारा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। ठीक है, मतलब इन रिस्पॉन्स टू अवर एक्सेप्टेंस ऑफ LNT हम वो यूज़ द अलारा। ओके, और हमारे जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में है वो हम लो लेवल की रेडिएशन ही यूज़ करते हैं। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की रेडिएशन नहीं होती, ये सिर्फ लो लेवल रेडिएशन ही हम डायग्नोस्टिक में है यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा जो हमने कार्डिनल प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, उसका पहला जो है प्रिंसिपल वो है टाइम। मतलब हमने अपने टाइम को सबसे मिनिमाइज रखना है। जितना एक्सपोजर टाइम, मतलब एक्सपोजर टाइम से क्या मतलब है कि हमारी बॉडी कितने टाइम के लिए एक्सपोज हो रही है एक्सरेज से, और वो जितना टाइम कम होगा उतनी ही हमारे पेशेंट को डोज है जो कम लगेगी। ओके, तो जो डोज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मतलब जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी ही डोज हमें ज़्यादा लगेगी। तो इसका एक फॉर्मूला है, एक्सपोजर डोज कितनी होगी। एक तो हमारा एक्सपोजर रेट, कि हम किस रेट से अपना एक्सपोजर दे रहे हैं, इनटू एक्सपोजर टाइम। ओके, और कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, टाइम ऑफ एक्सपोजर शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना हमने अपने एक्सपोजर का टाइम छोटा से छोटा ही रखना है। ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसमें मेंटेन डिस्टेंस आ जाता है, मतलब लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा हमारा डिस्टेंस होगा उतने ही मतलब उतने कम एक्सरेज मान लो कि पेशेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो इससे हमें क्या है, डोज भी कम लगती है, क्योंकि जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर पे। इसलिए ये डिस्टेंस का हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बता रहे हैं हम। इंटेंसिटी है जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देन वी अप्लाई शील्डिंग, मतलब इंसर्ट करेंगे अपनी शील्डिंग को। अब शील्डिंग किस किस के बीच में होनी चाहिए, एक तो हमारे एक्सरे ट्यूब, मतलब जो जहाँ से हमारे एक्सरेज आएंगे सोर्स, और एक्सपोजर पर्सन जिस पेशेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में हमने अपनी शील्डिंग रखनी है। मतलब पेशेंट और ट्यूब के बीच में हमने शील्डिंग रखनी है, ताकि वो हमारे पेशेंट के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उन्हें अननेसेसरी एक्सपोजर ना लगे, अगर उस चीज़ का एक्सरे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो हमने देख लिए, टाइम भी देख लिया, डिस्टेंस भी देखा, और शील्डिंग भी देख ली। ठीक है, ये इसमें शॉर्ट डेफिनेशन बताई हुई है। देन जो टाइम है आल्सो, जैसे हमारा एक्सपोजर टाइम कम होगा, एक तो हमें पेशेंट की डोज है जो कम मिल लगेगी। ओके, और उसके बाद क्या है, हमारा मोशन ब्लर भी कम होगा। अब यहाँ मोशन ब्लर क्या होता है कि अगर ज़्यादा देर के लिए पेशेंट को हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पेशेंट अपने स्कैन के दौरान हिल जाए, तो वो थोड़ा ब्लरिंग आर्टिफैक्ट डाल देगा, मतलब हमारी इमेज है जो अच्छी नहीं आएगी। अगर वही एक्सरे हम कम टाइम में ले रहे हैं तो इतना तो पेशेंट स्टेबल हो ही सकता है, तो इसलिए वो मोशन ब्लर है जो कम हो जाएगा। दूसरा ये क्या करता है, पेशेंट की डोज कम करता है। एंड पर्सनल डोज, वही बात होगी कि पेशेंट की डोज को कम करता है, जैसे कि हम फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करते हैं। अब फ्लोरोस्कोपी में क्या है, लगातार जैसे नॉर्मल एक्सरेज में क्या है, एक फ़ोटो ली जा रही है, इमेज ली जा रही है। फ्लोरोस्कोपी में वही इमेज वीडियो के रूप में आ रही है हमें। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी में हम फुट स्विच यूज़ करते हैं, मतलब उससे फुट स्विच से हम अपने एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। जितना टाइम तक हम अपने फुट स्विच को दबा कर रखेंगे उतने टाइम ही फ्लोरो ऑन रहेगी, पर उसे हम कंट्रोल में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने वहाँ से अपना पैर हटा लिया तो वो एक्सपोजर बंद हो जाएगा, तो और वो एक क्या है, एक छोटे छोटे पल्सेस में हम अपना एक्सपोजर देंगे। तो इसलिए हम फ्लोरोस्कोपी में यूज़ करते हैं पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरो, जिससे हमारी पेशेंट डोज कम हो जाती है, और इससे हम अपना टाइम भी कम करते हैं, ताकि पेशेंट को अननेसेसरी डोज मत लगे। ओके, ये हमने टाइम पढ़ लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम वही फ्लोरो में हम अपना 5 मिनट रीसेट टाइमर यूज़ करते हैं। मतलब इसके मतलब अगर हमने एक्सपोजर दिया अपने पेशेंट को, हम फुट स्विच को दबाकर हम एक्सपोजर दे ही जा रहे हैं, बट वो जो हमारी मशीन है ऑटोमेटिक क्या करेगी, 5 मिनट के बाद रीसेट कर देगा टाइमर, मतलब खुद ही 5 मिनट के बाद वो फ्लोरो एक्सपोजर को बंद कर देगा। इससे क्या होगा,
5 मिनट रीसेट टाइमर ऑन ऑल फ्लोरो रिमाइंड्स, मतलब हर फ्लोरोस्कोपी पे ये लगता ही लगता है, जिससे ये रिमाइंड करता है रेडियोलॉजिस्ट को दैट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लोरो हैज़ इलैप्स्ड, मतलब कि जो एक हमें मात्रा चाहिए हमारे एक्सपोजर की वो लग चुकी है, इससे ज़्यादा उसे हम नहीं बढ़ा सकते। सो इन IRC इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स में शुड नॉट एक्सीड टू 5 मिनट एक्सपोजर टाइमर, उनमें हम एक्सपोजर टाइम को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। वैसे तो इतना लंबा एक्सपोजर टाइमर होता ही नहीं है, ये हम सेकंड्स में यूज़ करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, मिनट में बहुत कम लगता है। पर जो हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत लेंथी प्रोसीजर होते हैं, जिसमें हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, इसलिए वो भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा। देन वी कम ऑन द टॉपिक डिस्टेंस। हमने टाइम देखा कि टाइम को कैसे कम करते हैं। टाइम को कम करने से एक तो हमारी पेशेंट की डोज कम हो जाती है, मोशन ब्लर कम हो जाता है, ओके। और हमने देखा कि फ्लोरोस्कोपी में मेनली जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लगता है उसमें हम 5 मिनट रीसेट टाइमर को यूज़ करते हैं, जिससे हमारा एक्सपोजर डोज कम हो, हमारा मतलब पेशेंट का डोज कम हो। देन वी यूज़ द डिस्टेंस हमने मैक्सिमाइज रखना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही रेडिएशन एक्सपोजर कम लगेगा हमारे पेशेंट को। स्टे एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम रेडिएशन सोर्स, मतलब अपने रेडिएशन सोर्स से उतना दूर भी रहना है। अगर पेशेंट का एक्सपोजर कम करने के लिए हम कुछ तो डिस्टेंस रखेंगे ही, बट वो होना चाहिए इतना ही। और अगर ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं, जो आसपास के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब जितना वो दूर रहेंगे उतना उनका एक्सपोजर कम लगेगा। एज डिस्टेंस इंक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर डिक्रीज, ओके। देन we if distance from source exceeds 5 times the source diameter, it can be treated as point source। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्सरे ट्यूब है, हमारा रेडिएशन का सोर्स है, उससे मतलब जितना वो है, जितना उसका साइज है, अगर उसका साइज ये है, ठीक है, अगर इतना उसका साइज है, इससे 5 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया है इतनी दूर, तो इस सोर्स को पॉइंट सोर्स ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर जितना हमारा एक्सरे सोर्स का साइज है, उसका डायामीटर है, उससे 5 गुना ज़्यादा हमने उसका डिस्टेंस कर दिया है, तो वो जो हमारा एक्सरे सोर्स क्या काउंट किया जाएगा कि वो पॉइंट सोर्स है, कि वो बहुत ही छोटा सा सोर्स है, ठीक है। इससे क्या होगा, मेन तो हमारा मुद्दा यही है कि हमने अपने डिस्टेंस को कम करना है। देन डिस्टेंस रिड्यूस रेडिएशन बिकॉज ऑफ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अब जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है, मतलब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा रेडिएशन इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ओके। देन इन्वर्स स्क्वायर लॉ यूज टू कैलकुलेट एक्सपोजर, हमें कितना एक्सपोजर लगा उसे कैलकुलेट करने के लिए भी हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो ऐसे ही ये क्या होगा, इफ़ डिस्टेंस डबल, अगर हमने अपना डिस्टेंस डबल कर दिया है तो हमारी जो रेडिएशन होगी वो 1/4 मतलब उसका 25% ही रह जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है और स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस डबल होगा रेडिएशन उसका 25% ही रह जाएगा, मतलब उसका चौथा हिस्सा ही रह जाएगा। इफ़ डिस्टेंस ट्रिपल देन रेडिएशन बिकम 1/9, ओके, मतलब 1/9 पार्ट ही रेडिएशन का रह जाएगा। और एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, जैसे न्यू एक्सपोजर डिवाइडेड बाय ओल्ड एक्सपोजर इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्टेंस स्क्वायर। इस फॉर्मूले के साथ है कि हमने पहले ये एक्सपोजर दिया, ठीक है, उसके बाद उसमें डिस्टेंस इतना था, और जब हमने न्यू एक्सपोजर दिया तो उसमें डिस्टेंस इतना था। इन स्क्वायर को डिस्टेंस का स्क्वायर लगाकर इसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना हमें एक्सपोजर लगा वो हमें पता चल जाएगा।
मतलब एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है न्यू एक्सपोजर अपॉन ओल्ड एक्सपोजर इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्टेंस स्क्वायर। हेयर एक्सपोजर फ्रॉम सोर्स रेडिएशन, इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक्सपोजर फ्रॉम सोर्स, सॉरी अगर इसे आपको नहीं पता चला तो ये सोर्स लिखा हुआ है मैंने, एक्सपोजर फ्रॉम सोर्स जो कि वेरिड होएगा, मतलब इसमें वेरिएशन रहेगी, एक्सपोजर चेंज हो सकता है बट रेडिएशन एक्सपोजर टू आई आर कॉन्स्टेंट ही होगा। मतलब कि हमने अपने ट्यूब से जो एक्सपोजर देना है वो कम और ज़्यादा हो सकता है, बट हमारा जो आई आर इमेज रिसेप्टर होगा उसका एक्सपोजर कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो प्रॉपरली एक्सपोज होनी चाहिए, इससे तभी हमारी जो इमेज है वो अच्छी आएगी ना। रेडिएशन एक्सपोजर टू आई आर है जो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। देन वी कम व्हेन यूज टू कैलकुलेशन, जब हमने अपनी कैलकुलेशन को यूज़ करना है फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, usually to calculate dose received f point source with radiation from tube as a constant। मतलब कि usually to calculate dose received of point with radiation from tube constant,